बच्चों कैसे आप लोग बेटा? तो अब इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आई के स्ट्रक्चर की, उसके डिफेक्ट्स की, उसके फंक्शन की, कैसे ये काम करता है। आपके रिवीजन में डे 7 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, राइट? तो ह्यूमन आई, एज यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर nature has provided us, which which based on, which works on the principle of refraction. ये कैमरा की तरह काम करता है बच्चों। और आईज एक्ट्स लाइक अ कैमरा, जहां पे कॉन्वेक्स लेंस है। और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जिसको हम आई लेंस कहते हैं। ये एक स्क्रीन है इसके पीछे, रेटिना। तो लाइट एंटर करती है, लाइट किसी भी सोर्स से एंटर करती है हमारी आईज में, एंड इट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द कोर्निया और आई लेंस। जो आइरिस है कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। और इस रेटिना पे एक इमेज की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जिनको हम रोड और कोन सेल्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है ब्रेन को वाया दिस ऑप्टिक नर्व, और ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करके, इंटरप्रेट करके और ऑब्जेक्ट को दिखा देता है। दिस इज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द आई। देखिए, लाइट रिफ्लेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन टू द लेंस। लेंस फोकस करता है इमेज को। अपसाइड डाउन इमेज, जिसको हम इन्वर्टेड इमेज कहते हैं, वो बनती है रेटिना पे। यहाँ पे जो रोड एंड कोन सेल्स हैं वो इस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के हेल्प से ब्रेन में गया, और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को, उस सिग्नल को डिकोड कर देता है, और जो इन्वर्टेड इमेज थी उसको हम सीधा करके देख पाते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल फंक्शनिंग। तो अब हम बात करते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द आई। ये एक डायग्राम है, ये इसकी लेबलिंग आपको, सारे के सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए बच्चों, ठीक है? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक-एक पार्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्लेरा। ये वाला जो रीजन आपको आईज में दिखाई देता है, दैट इज स्क्लेरा। एक व्हाइट स्किन जो टिश्यू की बनी हुई है, पूरे के पूरे आई बॉल को कवर कर रही है एक्सेप्ट रेटिना। उसको हम क्या कहते हैं? व्हाइट ऑफ द आई, जो आई बॉल को सपोर्ट कर रही है, ठीक है? आई बॉल को सपोर्ट कर रही है, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द मसल्स। तो ये आउटर मोस्ट पार्ट हो गया, सबसे ऊपर का पार्ट हो गया। उसके बाद जो क्लियर लेंस है आई के सामने, दैट इज नोन एज कॉर्निया। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग है आई के सामने। इट अलाउज फॉर द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई, और एक फिक्स लेंस की तरह काम करता है, ठीक है? इट आल्सो फोकसेस द लाइट। जो लाइट हमारी आईज में एंटर कर रही है उसको फोकस करने का भी ये काम करता है बच्चों। द थर्ड पार्ट इज कोरोइड। ये जो पोस्टीरियर, जो पीछे का 5 बाई 5 6 जो इनर सरफेस है स्क्लेरा का, उसको कवर करते हैं। जो स्क्लेरा के आगे का पार्ट, तो वहां पे तो कॉर्निया आ गया। जो पीछे का जो पार्ट है, 5 6 पार्ट है, वहां पे क्या प्रेजेंट है? ये कोरोइड है। जो ब्राउन पार्ट जो है वो कोरोइड आपको दिखाई दे रहा है। चॉकलेट ब्राउन पार्ट जो होता है वो कोरोइड होता है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये डीप चॉकलेट ब्राउन का इसलिए हो जाता है, ठीक है? अब जो लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू, वो हमारे आई के सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, एंड इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द कोरोइड। तो जो लाइट है उसको एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है बच्चों? कोरोइड करता है। उसके बाद आइरिस, ये जो कलर पार्ट है आई का, दैट इज आइरिस। और इसका फंक्शन बहुत बार पूछा गया है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट इज प्यूपिल, ब्लैक होल। जो ब्लैक पोर्शन है आइरिस का, जो सेंटर है एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है ना? ये क्या कहलाता है? प्यूपिल। ये वो पार्ट है जहाँ पे लाइट एंटर करती है। अगर ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, ठीक है? जिससे कम लाइट एंटर करे हमारे आईज में। जब लाइट डिम होगी तो प्यूपिल वाइड हो जाएगा, जिससे ज्यादा लाइट एंटर करे हमारी आईज में। तो इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। ये जो लेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसको हम नॉर्मली क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज क्रिस्टलाइन लेंस। इट इज आल्सो नोन एज क्रिस्टलाइन लेंस। ये कैसा लेंस होता है? इट इज बाइकॉन्वेक्स। कई जगह पे आपको कॉन्वेक्स लिखा भी मिल जाएगा। इट इज कॉन्वेक्स लेंस, बट एग्जैक्टली इट इज बाइकॉन्वेक्स लेंस। It allows us to see the far and near objects, and it is held with the help of these ciliary muscles. ये अपनी पोजीशन में सिलरी मसल्स की हेल्प से फिक्स रहता है।
सिलरी मसल इसको एडजस्ट करने में, फिक्स रखने में हेल्प करती है। जो पीछे का पार्ट है हमारी आई का, जो पीछे वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? रेटिना। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है बच्चों। इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन ऑन बैक ऑफ द आई। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। मेनली 2 टाइप की लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स का नंबर 20 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू कोन सेल्स। रोड सेल्स 120 मिलियन और कोन सेल सिर्फ 6 मिलियंस होती हैं। तो दोनों टाइप की जो सेल्स हैं, इनका काम भी अलग-अलग होगा। रोड से आप याद रखो, देखो रोड, रोड देखने के लिए हमें क्या चाहिए? रोड देखने के लिए क्या चाहिए? रोड सेल्स। कब? जब लाइट डिम हो, डिम लाइट में, ठीक है? और जब ब्राइट लाइट हो, दिन का उजाला हो, मतलब नाइट के नाइट विज़न के लिए रोड सेल चाहिए और दिन के टाइम पे कौन-सी सेल चाहिए? कोन सेल्स। ब्राइट लाइट जब है, इवन इन नाइट, तो कोन सेल्स, ठीक है? और ये दोनों की दोनों टाइप की सेल्स जो लाइट है, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है? तो रोड डिम लाइट, कोन ब्राइट लाइट के लिए होता है। क्लियर? अब ब्लड सप्लाई कैसे होती है हमारे आईज़ में? आर्टेरियल ब्लड जो है, वो सिलरी आर्टरीज की हेल्प से और सेंट्रल रीनल आर्टरी की हेल्प से आईज में एंटर करता है और वहां पे उनकी ब्रांचिंग हो जाती है और एक जो ब्रांच है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जो कॉर्निया है, कॉर्निया है, इट हैज नो ब्लड सप्लाई। कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। इट इज द ओनली पार्ट ऑफ आवर बॉडी व्हिच डायरेक्टली absorb ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, डायरेक्टली टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इसीलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज हाईली सक्सेसफुल। कॉर्निया ट्रांसप्लांट हाईली सक्सेसफुल होने के दो ही रीजन है। ये एवेस्कुलर है। एवेस्कुलर का मतलब जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। समझ में आ गई बात बच्चों? अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बने थे, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व की हेल्प से रेटिना पे जाते हैं। अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था ये वाला पार्ट, ये ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व जहां से बाहर निकलती है, वो पार्ट क्या कहलाता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है जहां पे कोई इमेज नहीं बनती। नो इमेज फॉर्मेशन अकर्स, नो इमेज इज फॉर्म्ड एट द ब्लाइंड स्पॉट। दोनों साइड जहां जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? ब्लाइंड स्पॉट्स कहलाते हैं बच्चों, याद रहेगा? तो ये ब्लाइंड स्पॉट को क्रिएट करती है, ठीक? और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, आई थी देखो यहाँ पे, आई से ये ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन लेके कहाँ गई? ब्रेन। ये नाम आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं है। ब्रेन में जब हमने पढ़े थे, लोब्स पढ़ी थी, तो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है। विजुअल का मतलब ये है विजन से रिलेटेड एरिया है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आए रेटिना से, वो कहाँ पहुंचा रही है? ब्रेन तक। ये ऑप्टिक नर्व आप अच्छे से डायग्राम देख सकते हैं। ये ऑप्टिक नर्व का डायग्राम। अब ये तो बात हो गई कि सारा का सारा स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। लेकिन इंटरनली आई में और क्या होता है? कि आईबॉल एक कोई सॉलिड स्फीयर तो है नहीं। इसमें लार्ज स्पेसेस होते हैं जिनको 2 कैविटीज़ में डिवाइड किया गया है। लार्ज स्पेसेस हैं जिनको 2 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे हमारा लेंस था जो सिलरी मसल की हेल्प से अटैच है, ठीक है? ये आगे का पार्ट कॉर्निया था। तो लेंस से आगे का हिस्सा बच्चों कहलाता है एक्वस ह्यूमर और लेंस से पीछे का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? जो कैविटी है वहाँ पे क्या भरा होगा? एक फ्लूइड भरा होगा जिसको विट्रस ह्यूमर कहेंगे। तो आगे की तरफ एक्वस ह्यूमर और पीछे की तरफ विट्रस ह्यूमर। एंटीरियर साइड में एक्वस, पोस्टीरियर साइड में विट्रस ह्यूमर, ठीक है? तो एक्वस ह्यूमर वो फ्लूइड है जो एंटीरियर कैविटी में प्रेजेंट है, लेकिन पीछे का हिस्सा आप देख रहे हो ज्यादा बड़ा है। पोस्टीरियर कैविटी इज लार्जर देन एंटीरियर, ठीक है? जहाँ पे लेंस है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, सिलरी बॉडीज है। अब एक्वस ह्यूमर रिप्लेस हो सकता है। एक्वस ह्यूमर रिप्लेस हो सकता है, बनता रहता है, निकलता रहता है। इट कैन बी रिप्लेस्ड, लेकिन हमेशा याद रखना विट्रस ह्यूमर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एक बार अगर उसका लॉस हो गया, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हम। इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो जेली लाइक फ्लूइड जो 99% वाटर, कुछ सॉल्ट्स और म्यूकोप्रोटीन्स का बना होता है, वो क्या कहलाता है? विट्रस ह्यूमर। ये
इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, आईज में जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, जिसकी वैल्यू 16 टू 20 एमएम ऑफ एचजी होती है। अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उससे एक बीमारी होती है बच्चों, जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, ग्लूकोमा कहा जाता है। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है, इन द फॉर्म ऑफ आईलिड, आई लैशेज, आईब्रोज, लैक्रिमल apparatus और आई मसल्स। बहुत सारे वीडियोस में इन चीजों को मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई सिलेबस में है ना, तो आई जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स तो हमें पढ़नी पड़ेंगी। ये सारी स्ट्रक्चर्स आप देखते भी हो, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। तो एक क्विक रिकैप रिव्यू हम इनका कर लेते हैं। आईब्रोज, बड़ी मेहनत लगती है आजकल के बच्चों को, बड़े इस पे टाइम लगाते हैं बच्चे इनको मेंटेन करने में, है ना? तो 2 आर्क रिजेस हैं जो हमारे फ्रंटल बोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर छोटे-छोटे हेयर्स होते हैं। ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, भाई स्वेट आ रहा है तो उससे प्रोटेक्शन, डस्ट आ रही है तो उससे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उससे प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह आईलिड्स होती हैं। आईलिड्स 2 मूवेबल फोल्ड हैं, अबोव एंड बिलो द फ्रंट ऑफ ईच आई। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? आईलिड भी प्रोटेक्टिव है। ये भी इंजरी से, डस्ट से बचाते हैं। और कंजक्टिवा एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो आईलिड्स के साथ-साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है? और ये इसमें हाइली वास्कुलर कोलम्नर एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये ड्राइंग से बचाती है आईज़ को। ये ड्राइंग से बचाती है आईज़ को। लैक्रिमियल apparatus, ये आपको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। लैक्रिमियल apparatus क्या होता है? टीयर्स जो आते हैं, अब आप ये मत सोचना कि फीमेल्स में ज़्यादा एक्टिव होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक लैक्रिमियल ग्लैंड होता है हमारी आईज़ के जस्ट ऊपर, लैशेज़ के जस्ट ऊपर, ये लैक्रिमियल ग्लैंड होता है, ठीक है? और इसकी सिक्रीशन को हम नॉर्मली टीयर्स कह देते हैं। तो कभी-कभी रोना बेनिफिशियल होता है, लैक्रिमियल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो बाहर हमारे आई से जो गंदगी है ना उसको बाहर निकाल देती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसे ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है बच्चों? ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर है और पेयर्ड है, दोनों आईज़ में एक-एक प्रेजेंट होता है। अब इसकी सिक्रीशन जो उसमें वाटर होगा, उसमें लाइसोजाइम जैसे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होंगे, ठीक है? और एंटीबॉडीज होंगी जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को हटा देता है। और टीयर्स आर सोल्टी इन टेस्ट। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा कई बार रोते-रोते, कई बार जब हमारे लिप्स तक ये टीयर्स पहुँच जाते हैं, तो उसको टेस्ट आपने क्या होगा, तो सोल्टी है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्ट्स प्रेजेंट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई। अलग-अलग पार्ट्स, उनके इम्पोर्टेंस, उनके फंक्शन क्या-क्या होते हैं, है ना? ये ब्यूटीफुल क्रिएशन जो है देखिए, आइरिस, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, कि ब्राइट लाइट में कैसे एक्ट करेगा और डार्क में कैसे एक्ट करेगा आइरिस। डिम लाइट में तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और जिससे ज़्यादा लाइट एंटर कर सके, और जब ब्राइट लाइट होगी तो वो रिलैक्स कर जाएगा जिससे अमाउंट कम हो जाए। इसी तरह प्यूपिल कैसे काम करता है? अब आइरिस क्या कर रहा है, प्यूपिल को एक्सपैंड करवा रहा है या उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट ब्राइट है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्यूपिल को, सो लेस लाइट एंटर्स। लाइट डिम है, कम अमाउंट है, आइरिस एक्सपेंड करेगा प्यूपिल को, सो दैट मोर लाइट एंटर्स। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आप जब मूवी देख के थिएटर से बाहर जाते हो तो एकदम से क्या होता है, आप कम लाइट से ज्यादा लाइट में आए, सनलाइट ब्राइट होती है तो आपकी आईज क्लोज हो जाती हैं। और उल्टा भी करते हैं, जब हम बाहर से एकदम से अंदर एंटर करते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि बाहर ब्राइट लाइट थी और एकदम से जब अंदर गए तो लाइट डिम हो गई। तो प्यूपिल यहाँ पे एडजस्ट करता है अमाउंट ऑफ लाइट का, ठीक है? तो एक वो वेरिएबल अपर्चर है जो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है आइरिस की हेल्प से, ठीक है? तो पावर ऑफ अकोमोडेशन आ जाता है यहाँ पे कि हमारे आई लेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा लेंस है वो कैसे अटैच होता है? लेंस को पोजीशन में कौन रखता है?
बताओ, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। और लेंस जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, इट इज केप्ट इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। ये डायग्राम बनाया था ना हमने, ये लेंस था, यहाँ पे सिलरी मसल्स थी। तो सिलरी मसल्स अगर रिलैक्स करेंगे तो आई लेंस हो जाएगा थिन, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, जिससे दूर की चीजें हमें दिखाई देंगी। अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये लेंस हो जाएगा थिक, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज होने का मतलब क्या है, हम पास की चीजें क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये देखिए और अच्छे से आप यहाँ पे समझो, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा। और सिलरी मसल्स के साथ जो ये फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं अटैच, ये क्या कहलाते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। दे आर नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, पास के ऑब्जेक्ट देखने हैं तो फोकल लेंथ कम होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो, हाउ द लाइट आई फोकसेस लाइट, सिलरी मसल्स रिलैक्स हुई, दूर का ऑब्जेक्ट है, सस्पेंसरी लिगामेंट की पोजीशन आप देखो, और यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट एकदम से कोलैप्स से हो गए क्योंकि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो पास के ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देंगे। तो नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं ये चीजें। सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, लेंस थिक, मोर कर्व्ड, नियर ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। दूर का ऑब्जेक्ट है, सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगी, लेंस थिन हो जाएगा, लेस कर्व्ड हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये पढ़ के देखना, ये पढ़ के देखना कि आप पढ़ पा रहे हो इसको। ये नियर विजन के लिए है, ये फार विजन की कंडीशन है। तो रेंज ऑफ विजन क्या होती है, देखो मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ, मैं एक रेंज बना देता हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू मैंने लिखी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहां पे हमारी आईज नॉर्मली देख सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या कहलाता है, नियर विजन। आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अपनी बुक को आपके या हाथ को बहुत पास लेके जाइए, आप अपने हाथ को क्लियरली नहीं देख पाएंगे अगर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम है तो, है ना? यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा नियर पॉइंट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, और ये वैल्यू कितनी है नॉर्मल आई के लिए, 25 सेंटीमीटर। अब उससे आगे जहां तक भी हम देख पाए, क्लियरली कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाए, ये डिस्टेंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। जो नॉर्मल आई की हम बात कर रहे हैं तो ये तो इन्फिनिटी है, तो वो क्या कहलाएगा, फार पॉइंट। तो फर्दरेस्ट डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। तो नियर विजन, सॉरी नियर पॉइंट नॉट विजन, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट फॉर ए नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी। याद रह जाएगा बच्चों मेरे, याद रखना पड़ेगा, रहे ना रहे। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, देखो उल्टा है इसमें, नियर साइटेडनेस बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती, नियर साइटेडनेस में दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, नॉर्मल आई में क्या होता है, ऑब्जेक्ट फोकस हो गया रेटिना पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस हो गया रेटिना पे और इमेज फॉर्मेशन हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस हो रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये देखो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ पे फोकस हो गया। नॉर्मली कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, कॉनकेव के लिए, वही याद रखो, केव, केव का मतलब अंदर जाना होता है। तो मायोपिया, मैं कौन, मैं कौन से याद रख सकते हो, मायोपिया के लिए कॉनकेव। अब कहोगे सर कॉन्वेक्स में भी तो कौन आता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स में भी तो कौन आता है, तो मैं कौन केव के लिए आप वही अंदर, केव का मतलब अंदर जाना। अब दूसरा हाइपरमेट्रोपिया,
फार साइटेडनेस कह रहे हैं मतलब दूर की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देती, पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही। आप में से कौन देख पा रहा है, कौन पढ़ पा रहा है? चेक कर लो अपनी आईज को। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो तो आपको हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी, इट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, यहाँ पे फोकस हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, इसके लिए कॉन्वेक्स। तो मायोपिया, कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स, ठीक है? हाईवेक्स, मैं कौन सी केव में हूँ, ठीक है? तो ये कंपैरिजन है दोनों का, ये नॉर्मल कंडीशन, ये मायोपिक कंडीशन। फार पॉइंट जो मायोपिक आई का है, नॉर्मल नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी होता है, लेकिन जो मायोपिक आई है उसके लिए फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी हो जाता है। तो करेक्शन कैसे करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर देंगे इन फ्रंट ऑफ आई, ठीक है? क्लियर? ये दोनों का है। इसमें इमेज बिहाइंड द रेटिना बन रही है, हाइपरमेट्रोपिया में तो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर देंगे। ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये देखो, नियर विजन, कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो आप पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ब्लड विजन है, यहाँ पे शार्प विजन आ गया, हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया। तो ये तीसरा केस है प्रेस बायोपिया। ये नॉर्मली ओल्ड एज पीपल में होता है, इट इज एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जहाँ पे ना तो पास का दिखाई देता साफ, ना दूर का दिखाई देता, क्योंकि जो इलास्टिसिटी है लेंस की वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो भाई ना पास का दिख रहा ना दूर का दिख रहा, तो क्या करेंगे? दोनों यूज करने पड़ेंगे, कॉनकेव भी यूज करना पड़ेगा और कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करना पड़ेगा। तो जब दोनों हो रहे हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? बाईफोकल लेंस। उसको क्या कह देते हैं? बाईफोकल लेंस। कि इमेज रेटिना के पीछे भी बन रही है, इमेज रेटिना से आगे भी बन जाती है, तो उसमें अलग-अलग टाइप के लेंसेज यूज किए जाते हैं। सिंगल विजन लेंस भी होता है, बाइफोकल भी होता है, ट्राइफोकल भी होता है, प्रोग्रेसिव लेंसेज भी यूज करते हैं। ये आजकल ज्यादा यूज किए जाते हैं प्रोग्रेसिव। नॉर्मली आपने अपने घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें देखा होगा, वो पुराने टाइप के जो स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं उसमें एक तरह की लाइन होती है। तो पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए अलग लेंस, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए अलग लेंस। जो पास के ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, और दूर वाले के लिए कॉनकेव, ठीक है? लेकिन प्रोग्रेसिव लेंस में आजकल जो आ रहे हैं, जो थोड़े से महंगे भी होते हैं, उसमें ये इस तरह की लाइन दिखाई नहीं देती, ठीक है? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बाइफोकल है कि प्रोग्रेसिव लेंस है। देखो यहाँ पे अलग से एक एरिया आपको दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स के लिए है, बाकी कॉनकेव के लिए, लेकिन प्रोग्रेसिव में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो ये कंडीशन जहाँ पे दोनों तरह के लेंस एक साथ यूज किए जाएं, दैट इज नोन एज प्रेस बायोपिया। एक और डिजीज होती है, एक और डिफेक्ट होता है कैटरेक्ट, कि आईज में क्लाउडिंग हो जाती है, मतलब धुंधलापन आ जाता है। ये एज रिलेटेड होता है, ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ से लेके और किसी भी एज में हो सकता है। इसको नॉर्मली सर्जिकली ट्रीट किया जाता है कि लेंस को एक रिप्लेस करके, जो क्लाउडी लेंस हो गया उसको रिप्लेस कर देते हैं न्यू वन के साथ, ठीक है ना? ये देखो यहाँ पे लेंस आपको क्लाउडी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल क्लियर लेंस दिख रहा है। कि ओपेसिटी है नॉर्मल लेंस की ड्यू टू एजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या मैंने बताया ना किसी भी एज में हेरिडिटरी भी हो सकता है। अब कभी आपने सोचा कि हमारे भगवान ने हमें 2 आँखें क्यों दी? और आँखें भी 2 दी तो सामने की साइड क्यों दी? पीछे की साइड में आईज़ क्यों नहीं दी हमें? सोचा कभी आपने? सोचा है? नहीं सर, हमने तो नहीं सोचा। सोचना चाहिए था वैसे आपको, है ना? सोचना चाहिए था आपको कि हमारे 2 ही आईज़ क्यों हैं? 1 क्यों नहीं है? बायनोकुलर विज़न कहते हैं। बायनोकुलर्स आपने सबने देखा होगा, है ना? बायनोकुलर क्या करते हैं? बायनोकुलर प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ विज़न, ठीक है? जो परसेप्शन है डेप्थ का, सॉरी परसेप्शन है जो विज़न का, उसकी डेप्थ को बढ़ा देते हैं। तो जिससे हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली जज कर सकते हैं। अगर आप एक अभी-अभी करके देखिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। आप अपनी एक आई को क्लोज़ कर के देख लीजिए और ऑब्जेक्ट को देखिए और दोनों आँखों से देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आई विल ट्राई टू हैव अ
चलिए मैं यहीं पे बताता हूँ। आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। आप यहाँ पे कोई चीज़ रख दो, ठीक है? और एक अपने भाई-बहन को या फ्रेंड को बोलो कि एक ऑब्जेक्ट सिंपल से एक पेंसिल को होल्ड करे और आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर हियर। आप उसको बोलो कि चलते हुए आना है स्ट्रेट लाइन में और जैसे-जैसे मैं कहूँ वैसे चलते जाना है और दोनों आँखें खुली रखनी है और ऑब्जेक्ट को जैसे मैं कहूँ यहाँ पे डालना है, इस पॉइंट पे डालना है, ठीक है? उसके बाद सेकंड केस में उसको आप कहिए कि एक आई क्लोज़ करके सेम चीज़ करनी है, उस पेंसिल को यहाँ पे डालना है। यू विल सी जब आई क्लोज़ होगी एक, तो वो उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट को, उस पेंसिल को नहीं डाल पाएगा, ठीक है? ये दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ बायनोकुलर विज़न, ए वाइड रेंज मिलती है। सिंगल से 130 डिग्री मिल रहा है, तो बायनोकुलर विज़न से 2 डिग्री एंगल हमें मिल रहा है, ठीक है? अगर सिर्फ एक आई है, तो देखिए लेफ्ट आई का व्यू सिर्फ इतना है, अगर सिर्फ राइट है, तो इसका व्यू इतना है, लेकिन बायनोकुलर है, तो रेंज ऑफ विजिबिलिटी, डेप्थ ऑफ परसेप्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? सो दिस वाज़ रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब हम बात कर लेते हैं प्रिज़्म की रिफ्रैक्शन की। देखो, रिफ्रैक्शन आपको पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस इज़ नोन एज़ रिफ्रैक्शन। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? दैट इज़ नोन एज़ रिफ्रैक्शन। तो ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। ये इसका क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक? ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहाँ से ये बाहर आई, कि ऐसे गई और ऐसे बाहर आ गई, ठीक? तो पीई इंसिडेंट रे है, एफएस इमर्जेंट रे है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन और एंगल ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ए क्या है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए, यस दिस वन, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता हो। चलिए, अब डिस्पर्शन क्या है? इसके लिए आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है एक्सपेरिमेंट है? चलो आपको बताता हूँ अभी। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। करना क्या है आपको? एक सेकंड, करना क्या है आपको? आप एक कार्डबोर्ड लीजिए और उसपे सारे के सारे कलर्स के इस तरह से पैचेस बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 कलर्स बना दीजिए और उसको हाई स्पीड पे आप रोटेट करिए, तो आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। उसको कहा जाता है बच्चों न्यूटन्स डिस्क, दैट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क। लेकिन जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सातों को घुमाया तो व्हाइट मिली, न्यूटन डिस्क, और व्हाइट को प्रिज्म में से पास किया तो हमें स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिल गया, जिसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर। जिसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर। दीज आर द 7 कलर्स, ठीक? So this splitting of white light into its constituent colors when it passes through glass prism is known as dispersion of light। और ये 7 कलर ये हैं, सातों के साथ। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। अब जो ये मैं बता रहा था कि अगर 2 प्रिज्म यूज़ करें और दोनों को अपोजिट रखें, तो जो व्हाइट लाइट हम डालेंगे प्रिज्म पे से, वो टूटेगी कांस्टीट्यूएंट कलर्स में से, फिर जब दोबारा से एंटर करेगी तो इमर्ज करेगी एज़ ए व्हाइट लाइट। तो दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट। कि क्या-क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? इसमें से जब बाहर निकली तो स्प्लिटिंग हुई लाइट की 7 कलर्स में, विबग्योर मिला, लेकिन उसको हमने फिर से जब इसमें डाल दिया, तो अल्टीमेटली जो इमर्जेंट लाइट थी वो कैसी होगी? व्हाइट लाइट। रेनबो फॉर्मेशन, ये 4-5 छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, जो हाई वेटेज आप कह सकते हैं। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, जो रेन शावर के बाद आपको स्काई में दिखाई देता है। रीज़न मैंने बता दिया, नेचुरल स्पेक्ट्रम है, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन रेनबो इज़ बेस्ड ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। रेनबो फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि ये हमेशा सन की डायरेक्शन के अपोजिट बनता है। जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो रेन की ड्रॉपलेट है, इट एक्ट्स एज़ अ स्मॉल प्रिज़्म। तो जब सनलाइट इसमें एंटर करती है,
तो ये इंसिडेंट लाइट हो गई, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ये यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, सॉरी रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और उसके बाद ये क्या होगी, ये इमर्जेंट रे है, दिस इज इमर्जेंट रे। तो जब प्रिज्म में वो एंटर करेगी, उसका रिफ्रैक्शन हुआ, और इसके बाद इंटरनली ये रिफ्लेक्ट करती है, और फाइनली फिर से रिफ्रैक्ट होके बाहर आ जाती है। तो इसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है, हम जो खड़े हैं, उसको ये 7 कलर्स, विबग्योर के 7 कलर्स दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। ठीक? एक और फिनोमिनन आपने फील किया होगा नेचर में, देखा होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि जब अर्थ का एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कॉज करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि स्टार से जो लाइट आई और जो डिफरेंट लेयर्स के थ्रू पास होती है एटमॉस्फेयर के, तो उसकी वजह से उसकी बेंडिंग होती रहती है। भाई हमें ये तो पता है कि रेयर से जब डेंसर मीडियम में आएगी तो डेविएट होती है, डेंसर से रेयर में आएगी फिर से डेविएशन होता है लाइट रेज का। तो जो डेंसिटी है डिफरेंट लेयर की, जो टेम्परेचर है डिफरेंट लेयर्स का, वो वेरी करता रहता है डिफरेंट मीडियम्स में। तो डिस्टेंस स्टार्स जो कि पॉइंट सोर्स की तरह में दिखाई देते हैं, जब ये स्टार की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाती है, एंटर करती है, तो कंटिन्यूअसली इसमें रिफ्रैक्शन होता रहता है। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग-अलग मीडियम का डिफरेंट है, तो रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो रियल पोजीशन है, उससे जो अपरेंट पोजीशन है वो डिफरेंट दिखाई देती है, और स्टार्स हमें हायर दिखाई देते हैं देन देयर एक्चुअल पोजीशन। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा? होप सो, आपको याद रहना चाहिए। तो एक तो रेनबो फॉर्मेशन, दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इंपॉर्टेंट है, तीसरा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, कि एक्चुअल सनराइज से पहले और एक्चुअल सनसेट के बाद भी हमें सन दिखाई देता है। क्यों होता है? कि जो एक्चुअल सनराइज है वो तभी दिखाई दे जाता है जब सन होराइजन से नीचे है। ये देखिए यहाँ डायग्राम में आप देखिए, दिस इज होराइजन, सन कहाँ पे है, होराइजन से नीचे है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट है वो हमारी आईज में पहले पहुंच गई, तो हमें 2 मिनट पहले ही सनराइज दिखाई दे जाता है। लाइकवाइज, क्योंकि वो अपरेंट पोजीशन अभी ट्विंकलिंग स्टार में देखा ना, कि एक्चुअल जो पोजीशन है उससे ऊंचा दिखाई देता है। सिमिलरली जब सन सेट होता है, अ, तो उसके बाद भी हमें दिखाई देता है, वो भी यही रीजन है। ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के 2 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसी तरह एक और फिनोमिनन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक और स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जो लाइट रे है, एक सोर्स से जो लाइट रे आ रही है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए, डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए, उसी को तो हम स्कैटरिंग कहेंगे। कब जाएगी? जब उस मीडियम के पार्टिकल के साथ वो इंटरेक्ट करेगी। आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। आप अपने एक रूम को डार्क कर दीजिए, बिल्कुल उसमें अंधेरा कर दीजिए, और एक जो कोई छोटा-सा होल है, नैरो, या जहाँ से लाइट आ रही हो, उसमें आप देखेंगे आपको डस्ट पार्टिकल एक बीम ऑफ लाइट में दिखाई देंगे। उसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। ये आपको फॉरेस्ट में भी दिखाई देता है, कि डेंस फॉरेस्ट है, उसमें से कैनोपी में से जब लाइट आती है तो वहां पे भी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, मिस्ट के पार्टिकल्स के डेविएशन की वजह से दिखाई देते हैं। तो व्हेन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम, पार्टिकल प्रेजेंट इन द रूम बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उस लाइट जो पार्टिकल्स है मीडियम के, उसके साथ सनलाइट स्ट्राइक करेगी और उसकी वजह से दिखाई जा जाती है। मैंने दूसरा एग्जांपल कैनोपी वाला बताया। अब जो कलर है स्कैटर्ड लाइट का, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स। जो जो बहुत स्मॉल पार्टिकल, फाइन पार्टिकल जिसको कहते हैं, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, वो लार्जर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है? तो
अगर साइज जो है वो बहुत बड़ा हो तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमें व्हाइट दिखाई देगी। ठीक है ना बच्चों? ठीक है? पक्का? इसका दूसरा एग्जांपल देख लो। व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू। तो रिफ्रैक्शन के भी 2 एग्जांपल थे और स्कैटरिंग के भी 2 एग्जांपल हैं। स्कैटरिंग के 2 एग्जांपल क्या है? कलर ऑफ स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? जो मॉलिक्यूल है एयर के और जो दूसरे पार्टिकल एटमॉस्फेयर में हैं, जो स्मॉलर साइज के हैं देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं टू इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जो कि ब्लू है। विबग्योर हमने देखा ना? विबग्योर यहाँ पे है ब्लू, ठीक? तो और लॉन्गर वेवलेंथ कौन-सी है? रेड है। When sunlight passes through atmosphere, fine particles in air scatter the blue light, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की है, शॉर्ट वेवलेंथ की है। मोर स्ट्रांगली, तो उसकी स्कैटरिंग हाई है। शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटरिंग हाई, लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटरिंग लो। ठीक? अगर एटमॉस्फेयर ही ना होता अर्थ पे, कोई स्कैटरिंग ही नहीं होती, तो स्काई हमें कैसा दिखाई देता? डार्क दिखाई देता। देख लो। तो ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर्ड ज्यादा होती है। डायरेक्ट सनलाइट लाइट येलो कलर की होती है। तो दो एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एंड रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन की 2 कौन सी हैं बताओ? चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में। रिफ्रैक्शन के 2 एप्लीकेशंस, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये दोनों किसके हैं? रिफ्रैक्शन की। और स्कैटरिंग के 2 एप्लीकेशंस, स्कैटरिंग के 2 एप्लीकेशंस, टिंडल इफेक्ट एंड दूसरा स्काई अपीयर ब्लू, स्काई अपीयर ब्लू। अब आप लोग मुझे बताइए, जो हमारी व्हाट यू से ट्रैफिक लाइट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है ट्रैफिक लाइट रेड क्यों होती है? उसका जो वार्निंग सिग्नल है वो रेड क्यों क्यों होता है? सो दिस इज योर चैप्टर। होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमेशा की तरह क्या करना है? चलिए यहाँ पे लाइक कर दीजिए, वहां की जगह यहाँ पे लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए। कमेंट योर डाउट and comment your answer of red traffic light in comment section. ठीक है बच्चों? Thanks for watching. Keep studying. Day 7 completed. See you soon.